नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय जापान यात्रा। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करें कि आप कौन से पार्ट से कर्नाटका के मुझे देख रहे हैं, और मुझे अच्छा लगेगा आप इसकी प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी प्राप्त कर सकते हैं मेरे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेसन थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है इसके मैं बहुत सारे पार्ट्स भी बनाऊं, शायद 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बन पाएगा। तो आप सारे के सारे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आठवां अध्याय है जापान यात्रा, जिसकी लेखिका है ममता कालिया। अब इसका हम लेखक परिचय जान लेते हैं लेखिका का। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। आपने अपने पिता श्री विद्याभूषण अग्रवाल से साहित्य सृजन की प्रेरणा पाई। यानी उनके पापा जो हैं वो भी इसी लिटरेचर की फील्ड के अंदर होंगे, तो वहीं से उन्होंने साहित्य सृजन की प्रेरणा पाई। अपनी शिक्षा नागपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर और दिल्ली में हुई। आपने 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि पाई। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, यानी लेक्चरर बनी। तत्पश्चात SNDT विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका नियुक्त हुई, लेक्चरर बनी। बाद में इलाहाबाद के महिला सेवा सदन कॉलेज की प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रही। 2001 में सेवानिवृत्त होने के उपरांत 5 वर्ष तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की अंग्रेजी पत्रकारिता हिंदी का संपादिका रही, यानी उन्होंने वहाँ पे भी काम किया। एक पत्रिका में, पत्रिका का अर्थ है एक मैगजीन में। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल स्मृति सम्मान, साहित्य भूषण, सीता स्मृति सम्मान, लम्ही कथा सम्मान आदि शामिल हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाओं में है पहला कहानी संग्रह यानी स्टोरीज का है, जिसमें छुटकारा, जांच अभी जारी है। सीट नंबर 6 प्रतिदिन आदि। उपन्यास है, नॉवेल्स हैं नरक दर नरक, दौड़, बेघर, अंधेरे का ताला आदि। संस्मरण है कितने शहरों में कितनी बार आदि। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत यानी ट्रैवलर स्टोरी है में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मिले अनुभवों और प्रसंगों को लेखिका ने रोचक ढंग से चित्रित किया है। आपने जापान के जनजीवन, संस्कृति, जापानियों की कर्तव्यनिष्ठता, शालीनता, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम आदि विषयों की चर्चा की। आपने जापान के तोदाइजी मंदिर का भी सुंदर वर्णन किया है। जापान में हुई तकनीकी प्रगति, जापानियों की कर्म निष्ठता आदि का परिचय देने हेतु इस पाठ का चयन किया गया है। इस लेसन में आपको बताया कि जापान के अंदर लाइफस्टाइल कैसी है। टोक्यो विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा अध्ययन विभाग में आयोजित सम्मेलन तथा ओसाका विश्वविद्यालय में 2010 के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने 6 सदस्यों का हमारा छोटा सा प्रतिनिधि मंडल 24 अक्टूबर 2010 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 3 पर पहुंचा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी, वहां से इन्होंने जापान के लिए यात्रा की। यह विमानस्थल यानी एयरपोर्ट विश्व का सबसे विशाल हवाई पड़ाव कहलाता है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कुछ देर हम इसका महाकाया वैभव देखते रहे, क्योंकि एयर इंडिया की उड़ान 30 मिनट विलंब से चल रही थी, यानी 30 मिनट्स जो है लेट थी उनकी फ्लाइट। अधिकांश सीटें खाली थी। हम आराम से आए। नरीता एयरपोर्ट बड़ा लंबा था, लेकिन फिसल पट्टियों से थकान नहीं हुई। कस्टम ने हमारी उंगलियों की छाप ली। पासपोर्ट कई बार जांचा गया। एयरपोर्ट से बाहर टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि बड़ी सी वैन लेकर आए थे। 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर हम टोक्यो पहुँचे। निशिकासाई एडोकाबाकू में स्थित सन पेटियो होटल में हमारा ठहराव रहा। यहाँ बाहर की ठंड को धता बताते हुए अंदर का तापमान इतना गर्म था कि कमरे की खिड़कियाँ खोलनी पड़ी।
तो वहाँ पे बाहर देखे तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कूल था, लेकिन जब ये होटल में गए तो वहाँ पे कमरों का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने वहाँ के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए यंत्र लगाए हुए थे। हम 7वीं मंजिल यानी 7th फ्लोर पे थे। सामने जीन जंक्शन स्टोर में सेल लगा हुआ था। वहाँ पे कोई जनरल स्टोर होगा, इसमें सेल था। नीचे सड़क पर यदा-कदा तेज रफ्तार से साइकिल चलाती हुई कोई जापानी बाला दिख जाती थी, यानी कोई यंग लड़की साइकिल चलाती हुई। कई युवतियों ने साइकिल के आगे टोकरी में अपने गोल मटोल बच्चे बैठा रखे थे। हर एक दुकान के नाम पट पर जापानी के साथ चीनी और अंग्रेजी भाषा में भी लिखा हुआ था। लोग जिस ढंग से चल और बोल रहे थे, लगता वे स्वचालित तकनीक के हिस्से हैं। सड़क और होटल दोनों एकदम प्रदूषण रहित, बाजार में का कोई शोर नहीं। तो वहाँ पे सभी कुछ चीज़ें जो हो रही थी वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हो रही थी। टोक्यो विश्वविद्यालय के अतिथि प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्णा नमूदार होते हैं। वे हमें निकट से एक भारतीय रेस्टोरेंट कलकत्ता में ले जाते हैं। अंदर की दीवार पर ताजमहल के सामने ऊँटों की तस्वीर में लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदी संगीत चल रहा है। डोसा, सांभर, भारतीय मसालों की सुगंध यहाँ छाई हुई है। सबसे पहले हमें गर्म पानी पीने को दिया जाता है। यह यहाँ का रिवाज है। यहाँ भी जहाँ भी जाएं पीने के लिए गर्म पानी अवश्य मिलता है। इसके बाद हमें मसाला चाय दी जाती है। दालचीनी, काली मिर्च, चाय पत्ती उबालकर बनाई गई गाढ़ी खुशबूदार चाय। तो एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जिसका नाम है कलकत्ता, और उसके अंदर इंडियन थीम पे ही खाना मिलता है। सबसे पहले उनको चाय देते हैं, गर्म पानी देते हैं, फिर चाय देते हैं। इस रेस्टोरेंट के चलते जापान में हमारे लिए एक छोटा सा भारत बना रहा। यहाँ इतना स्वादिष्ट भोजन सुबह शाम मिला कि लगा जैसे शेरे पंजाब में बैठे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में तड़के वाली साबुत काली उड़द की दाल, तंदूरी रोटी, आलू के पराठे और सरसों का साग खाकर विस्मय और हर्ष से हम सब भरे रहे। यानी इंडियन क्विजीन है वो भी उनको वहाँ पे मिला। दोपहर 1:30 बजे हमें टोक्यो विश्वविद्यालय के लिए निकलना था। कर्मठ कॉमरेड सुरेश ऋतुपर्णा हमारे पथ प्रदर्शक बने, मतलब उनके साथ इस नाम का ये आदमी जो था उनके साथ इंस्ट्रक्शन के लिए। सन पेटियों से निकलकर थोड़ी दूर पैदल चले हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। जापान में कदम कदम पर रेलवे स्टेशन है। रेल जाल हम में से किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सुरेश कभी हमें जापान के नीचे ले जाते, कभी ऊपर, ज़मीन के नीचे ले जाते, कभी ऊपर। समस्त टोक्यो कई धरातलों पर धड़क रहा है। हर जगह रंग रूप और खूबसूरती बिखरी है, सड़कों पर, दुकानों पर, चेहरों पर। तो उनका जो रेल का जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड भी है और ऊपर भी है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पास एक इंस्ट्रक्शन के लिए सुरेश ऋतुपर्णा थे। सुरेश ऋतुपर्णा टिकट मशीन में खूब सारे नोट डालकर हम सबकी, यानी हम 6 प्रतिनिधियों की रेल टिकट निकालते हैं। वे न सिर्फ अच्छे शिक्षक और संपादक हैं, वरन बहुत अच्छे गाइड भी हैं। वे बड़े धैर्य से समझाते हैं कि यहाँ टिकट खांचे में डालकर जल्दी अंदर घुसो, उस पार जाकर अपनी टिकट उठा लो। हर काम पलक झपकते करना होगा। रेल आती है तो धकेलापन नहीं मचाना है। कोई जापानी यात्री धक्का मुक्की करता नहीं दिखाई देगा। रेल कुछ ही क्षण ठहरती है। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी दूरी पर लाल लकीरें खींची हैं। हर डिब्बे एन उन लकीरों के सामने पड़ते हैं। लकीर के दोनों तरफ हमें खड़ा होना है। बीच की खाली जगह से मुसाफिर उतरकर निकलेंगे। अब हमें रेल पर चढ़ना है। सैकड़ों यात्री इसी अनुशासन से बद्ध चढ़ और उतर जाते हैं। रेल के अंदर बैठने के स्थान कम हैं और खड़े होने के ज़्यादा हैं। फिर भी दोनों तरफ काफ़ी जगह लंबी सीटों के लिए छोड़ी गई है, जिन पर लिखा हुआ है कर्टसी सीट्स, अर्थात सौजन्य स्थान। इसके साथ ही एक फ्रेम में छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। जापानी भाषा देखने में चित्रात्मक लगती है। साथ ही यहाँ चित्र भाषा और चित्र शैली में संप्रेषण का अद्भुत रूप समाया हुआ है। सौजन्य स्थान पर बने चित्रों में एक पहिया कुर्सी, एक बच्चे सहित महिला, एक झुका हुआ वृद्ध शरीर, सामान से लदी फदी स्त्री, एक रोगी को दर्शाया गया। यानी इस सीट के ऊपर ये सभी लोग बैठ सकते हैं। स्पष्ट है कि ये स्थान उन सभी के लिए आरक्षित है। हमारे देश की तरह महिला सीट, विकलांग सीट, विधायक सीट जैसे वर्गीकृत यहाँ नहीं है।
शालीनता जापान का गुणधर्म है। बिना एहसान जताए जापान के लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ शब्दों का कम से कम प्रयोग है। रेल में लोग पढ़ते रहते हैं, खड़े खड़े भी। कुछ फ़ोन पर संदेश टाइप करने में मशगूल रहते हैं। एक दो महिलाएं अपना मेकअप ठीक कर रही हैं। जो भी आवाज़ आ रही है हम हिंदुस्तानियों की है, अन्यथा रेल के डिब्बों में सन्नाटा भरा हुआ है। शायद इसीलिए जापानी नागरिकों के चेहरे इतने शांत और सौम्य तेजोमय लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे गौतम बुद्ध को बौद्धित्व ही प्राप्त हुआ है। यानी जापान के लोगों को देखोगे तो वो ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं। विदेशी भाषा अध्ययन संस्थान का सभागार जापानी छात्रों से भरा हुआ है। सब हिंदी में वार्तालाप की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का हिंदी ज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे पास कई छात्राएं आई। हर एक के पास मेरी किसी न किसी कहानी को लेकर कुछ सवाल थे। उद्घाटन के कुछ क्षण पहले टॉफ्ट्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के निदेशक प्रोफेसर फुजी ताकेशी पधारे। हिंदी भाषा में उनका अनौपचारिक व्यवहार आत्मीय और अंतरंग था। बातचीत से पता चला कि मेरी तरह वे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। सुदर्शन ऋतुपर्णा उसी हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। यानी हम तीनों एक ही तिगड़ा बन गए। यानी तीन लोग एक ही जगह पे काम करने वाले मिल गए, पुराने दिनों को लौटाने वाले। टाफ्ट्स में तकरीबन 50 विदेशी भाषाओं का अध्ययन का इंतज़ाम है। साथ ही यहाँ जापानी भाषा के प्राचीन से लेकर अधुनातन विकास के अध्ययन का विश्व केंद्र है। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शुमार होता है। दक्षिण पश्चिमी एशियाई भाषाओं के अध्ययन के अंतर्गत यहाँ हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की पढ़ाई जाती है। हिंदी और उर्दू शिक्षण की यहाँ एक शताब्दी बीत गई है। दोनों भाषाओं में यहाँ शोध कार्य की सुविधा है। यानी जिस जगह पर इनका ये प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व मैं और ऋचा मिश्र बाथरूम जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प नज़ारा देखा। वॉश बेसिन के सामने छात्राओं की लंबी सी कतार है। सबने अपने पर्स से टूथब्रश और टूथपेस्ट निकालकर हाथ में थाम रखा है। पता चला सभी लड़कियाँ खाना खाने के बाद हर बार बिना नागा दांत साफ करती हैं। मैंने कहा इसका मतलब जापान में किसी के दांत खराब नहीं होते, यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। एक लड़की ने अपना गला दबाकर कहा, फिर भी मेरा दांत दुखता है। उद्घाटन सत्र में हम सभी अपना परिचय दिया और आलेख पढ़ रहे थे। मतलब जो वो लिख के लाए थे वो। छात्रों ने पूरी एकाग्रता से हमें सुना। सत्र के अंत में उन्होंने हिंदी में प्रश्न भी पूछे। संचालन करने वाली छात्रा प्रवाहपूर्ण हिंदी बोल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि डॉक्टर फुजई और डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्णा ने संवाद भाषा के रूप में हिंदी सिखाने में छात्रों के साथ भरपूर परिश्रम किया। यानी बहुत अच्छे से उन्हें हिंदी सिखाई है। दोपहर के शाकाहारी यानी वेजिटेरियन भोजन के बाद डॉक्टर फुजई और ऋतुपर्णा हमें टाफ्ट्स के पुस्तकालय में ले गए, यानी लाइब्रेरी में लेके गए। इस 4 मंजिला इमारत की हर मंजिल पर विशाल वाचनालय यानी पढ़ने का स्थान है। पुस्तकालय में कुल 6,18,615 पुस्तकें हैं। विद्युत चालित अलमारियां रखी हुई हैं। ये पुस्तकें मात्र एक बटन दबाने से सामने उपलब्ध हो जाती हैं। आप जी भरकर पढ़िए, पन्ने पलटिए, नोट्स बनाइए, वापस बटन दबाइए, अलमारी अपने आप बंद हो जाएगी। इस इंतज़ाम से जगह की बचत तो होती है, पुस्तकों की सुरक्षा भी होती है। अलमारियों के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह निकल आती है। पुस्तकों के बीच मनमाना समय गुजारने के बाद जब पुस्तकालय के द्वार से बाहर निकलते हुए एक अलार्म जता देता है कि आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक तो नहीं है। जापानी लोगों को इस व्यवस्था से कोई ऐतराज़ नहीं है। वे भी अनुशासन प्रिय हैं। इंडिका भाषा विभाग में हमें कई दुर्लभ ग्रंथ देखे। यहाँ हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, पहाड़ी और मैथिली की पुस्तकों की बहुतायत है। यानी ये सभी लैंग्वेज के अंदर बुक्स हैं यहाँ पे। दुर्लभतम पुस्तकों के लिए यहाँ नवल किशोर संग्रह था जिसमें 187 ग्रंथ उपलब्ध हैं।
सन 1805 में प्रकाशित ग्रंथ सिंहासन बत्ती सी के पृष्ठ उल्टे। इस भारी भरकम पोथी को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के 2 मुंशियों ने ब्रज भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था। इन मुंशियों के नाम इस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर दिए थे: मिराज काजिम उली जुवान और लल्लू लाल कुब। युवराज विक्रमादित्य को उनके सिंहासन के 32 पुतलियों द्वारा सुनाए गए आख्यानों का ब्यौरा इस ग्रंथ में था। यानी वो उनके पास एक सिंहासन था जिसके अंदर मतलब पुतलियां थी, लेडी फिंगर बने हुए थे, और वो एक एक हर बार को जब वो बैठने के लिए जाता था वो फिगर बाहर निकल के एक कहानी सुनाता था। इस तरह एक अन्य दुर्लभ पुस्तक भी मैंने वहाँ देखी। टेम्परेरियर की लिखी द हिंदू में हाथ से बनाए गए चित्रांकन और विवरण थे जिसमें हर जाति और व्यवसाय का परिचय मिलता है। सरस्वती, विशाल भारत और माधुरी के अंक भी यहाँ उपलब्ध थे मैगजीन्स के। एक साथ इतनी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मैंने अपने देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में भी नहीं देखी। यहाँ तक कि सुदूर फिजी द्वीप में बसे प्रवासी रचनाकार सुब्रमणी का लिखा हुआ डौका पुराण भी इस पुस्तकालय में देखने को मिला। यह फिजी का प्रथम हिंदी उपन्यास है जिसमें फिजी सभ्यता का परिचय हमें मिलता है। तो अब इससे आगे जो है मैं दूसरा पार्ट बना देती हूँ। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले पार्ट में मिलते हैं।